बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो मेरे आपके पास लेक्चर्स आ रहे हैं, इसके पीछे मेरे तीन पर्पसेस हैं। पहला पर्पस है मैं अपने अपनी नेशन के स्टूडेंट्स को सर्व कर सकूं, जो बिगेस्ट मेरा पर्पस है। सेकंड पर्पस है कि आप लोगों का सिलेबस और आप लोगों की स्टडी ना रुके। मेरा तीसरा पर्पस ये है कि सिर्फ लेक्चर ही ना मिले, आपको नॉलेज भी मिले। और ये तीनों पर्पस आपके पूरे होने चाहिए। अगर आप लोग अपनी स्टडी रोकते हैं, या आप लोग इस नॉलेज को आगे शेयर नहीं करते, या आप अपना प्रॉपर नॉलेज सही नहीं गेन करते, तो मेरे तीनों मकसद पूरे नहीं हो पाते। तो लेक्चर के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ आपका नॉलेज भी ग्रोम होना चाहिए। आज का लेक्चर भी कुछ ऐसा ही है। आज मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज एड्स। चैप्टर नंबर 5 में से है। एड्स क्या है? एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस वर्ड की तरफ गौर करें। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी यानी कि इम्यून डेफिशिएंसी को गेन करना मींस, यानी कि ये एक जेनेटिक डिजीज नहीं है। ये एक ऐसी डिजीज है जो हम एक्सटर्नल फैक्टर से गेन करते हैं, इसको हासिल किया जाता है, अटेन किया जाता है। एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी ह्यूमन एनवायरनमेंट से सर्टेन फैक्टर को गेन करता है, जिसकी वजह से उसके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इस वजह से इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वर्ड यूज किया जाता है जब किसी पर्सन के अंदर कलेक्शन ऑफ डिजीजेस एग्जिस्ट कर रही हो, एक ही वक्त में बेशुमार डिजीज पाई जा रही हो, तो उस वर्ड को, उस कंडीशन को हम नाम दे देते हैं सिंड्रोम का। तो ये है एक्चुअली एड्स के मीनिंग। और ये हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। जो एड्स है, इसका ओरिजिन 1920s में हुआ। सेंट्रल अफ्रीका का एक कंट्री है। एक अफ्रीका एक बहुत बड़ा, एक आप कह लें कि कॉन्टिनेंट है। उसका सेंट्रल अफ्रीका के कंट्री है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे अफ्रीका के कुछ लोग थे जो शिकार करते थे। चिंपैंजी की एक स्पीशीज है, चिम्प्स, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये चिंपैंजी ही हैं, उनसे रिलेटेड है ये। उनका शिकार करते थे और उनको एज अ फूड इस्तेमाल करते रहे हैं 1920s में। और उन चिंपैंजी के अंदर वायरस पाया जाता रहा है, HIV, या उस टाइम इसको एक नाम देते थे SIV। खैर, ये जो HIV है ये उनकी बॉडी में पाया जाता रहा है, लेकिन वहाँ पे ये डिजीज काज नहीं करता था, क्योंकि उनके सेल्स के अंदर दाखिल होने के लिए इन एनिमल्स की बॉडी में रिसेप्टर्स मौजूद नहीं थे। तो जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसको सेल के अंदर दाखिल होने के लिए रिसेप्टर रिक्वायर्ड होते हैं, और ये होस्ट स्पेसिफिक है। वायरसेस दो तरह के हैं, नॉन होस्ट स्पेसिफिक और होस्ट स्पेसिफिक। नॉन होस्ट स्पेसिफिक वो वायरसेस होते हैं जो किसी भी बॉडी के अंदर दाखिल हो सकते हैं और वहाँ पे डिजीज काज कर सकते हैं। और जो नॉन होस्ट, जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, उनका टारगेट होता है कि वो स्पेसिफिक होस्ट के ऊपर ही अटैक करते हैं। अगर वो किसी दूसरे जानदार की बॉडी में पाए जाएंगे तो रिसेप्टर ना होने की वजह से वहाँ पे डिजीज काज नहीं करेंगे। तो होस्ट स्पेसिफिक वो वायरस होता है जिसको डिजीज काज करने के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर चाहिए। तो HIV इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। HIV क्या है? HIV एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से ये डिजीज होती है। कौन सी डिजीज? ये एड्स वगैरह। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी बात आपको बताई कि हिस्ट्री इसकी थोड़ी सी बताई है कि ये कब ओरिजिन हुआ और कैसे इसका ओरिजिन हुआ। आइए देखते हैं। फर्स्ट, इसकी जो रिपोर्ट मिली एड्स की, वो 1980s में मिली, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 60 साल गुजर चुके थे। उसके बाद इसकी रिपोर्ट मिली, और इसकी जो रिपोर्ट मिली वो यंग मेल्स में मिली। तो इसके जो सिम्टम्स थे वो ये थे, सीवियर निमोनिया था इन पेशेंट्स के अंदर, और वेस्कुलर कैंसर। आपकी बुक में एक वर्ड लिखा है रेयर वेस्कुलर कैंसर, यानी कि ये कंडीशन भी पाई जा सकती थी कि उनमें ब्लड वेसल्स का कैंसर एग्जिस्ट करता था। ऐसे ही लॉस ऑफ वेट एंड इवन इम्यून फंक्शंस लॉस्ट एंड swollen of lymph nodes।
लिम्फ नोड्स का स्वेल करना। यहाँ पे जो निमोनिया है, ये एक ऐसी बीमारी है जो ब्लड की बीमारी है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक की बीमारी भी हो सकती है। वेस्कुलर कैंसर एक ऐसी डिजीज है जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल की डिवीजन शुरू हो जाती है। लॉस ऑफ वेट, बॉडी का सडन वेट लॉस होना, यानी कि इसके साथ साथ सडन लॉस ऑफ एपिटाइट भी शामिल है, यानी कि भूख का खत्म होना। भूख के खत्म होने के साथ साथ वेट भी बॉडी का खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है, कम हो जाता है, और साथ में इम्यूनिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कैसे इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय होती है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। और साथ में यहाँ पे बेंच एक वर्ड लिखा है स्वोलन ऑफ नोड्स या लिम्फ नोड्स का स्वेल करना। एक्चुअली क्या होता है कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट्स हैं, और यहाँ पे हमारे वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम डिस्ट्रॉय होने लग जाए, या जो हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स इनके लिम्फोसाइट्स, वो ग्रेजुअली ख़त्म होने शुरू हो जाएं और बॉडी उतने प्रोड्यूस ना कर सके, तो भी ये लिम्फ नोड्स एबनॉर्मल हो सकते हैं। और दूसरी बात कि लिम्फ नोड्स वो एरिया है जहाँ पे लिम्फ सेल बनते हैं, लिम्फोसाइट सेल बनते हैं, तो लिम्फ नोड्स के ऊपर भी इन वायरसेस का अटैक हो सकता है, जिस वजह से लिम्फ नोड भी स्वेल कर जाते हैं। तो जो पेशेंट मिले, यंग मेल्स मिले, वो तमाम के तमाम होमोसेक्सुअल थे। इट मींस दैट होमोसेक्सुअल्स आर those members, those individuals in which the sexual attraction present among the similar genders, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो तमाम के तमाम जितने भी इंडिविजुअल थे, they were all homosexual। ये समझा जाता था कि मेल से ये मेल में डिजीज ट्रांसमिट होती है, लेकिन later on it was clear that these viruses also present in non-homosexual individuals। यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ मेल में ये डिस्कवर हुए, और बाद में ये लेटेस्ट स्टडी से पता चला कि these are also present in other than males, इनके ये फीमेल में भी पाए गए। मेल से फीमेल में भी ट्रांसमिट हो गए, सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से ये ट्रांसमिट हुए, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ट्रांसमिट हुए, या आप ये कह सकते हैं कि कंटामिनेटर सर्जरी की वजह से ये ट्रांसमिट हुए। इनके इसके ट्रांसमिट होने के डिफरेंट काजेस थे। तो बाद में 1984 में ये पता चला कि जब इसका कॉजेटिव एजेंट है, इसका कॉजेटिव एजेंट आइडेंटिफाई हुआ, और ये पता चला कि इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो वायरस है। 1920 में ये डिजीज शुरू हो रही है। 1980 में इनके 60 इयर्स ओल्ड, मतलब उसके 60 इयर्स गुजरने के बाद इसको आइडेंटिफाई किया गया, और उसके 4 साल बाद पता चला कि ये जो डिजीज है, इनकी ये जो सिंड्रोम है, एड्स सिंड्रोम, ये एक वायरस की वजह से होती है। और ये आइडेंटिफाई कहाँ किया गया? पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस। और दूसरा, एक तो यहाँ पे पता चला, दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए। यानी कि 2 जगह पे इस वायरस की आइडेंटिफिकेशन की गई। इन 1986 वायरस वाज नेम्ड एज HIV। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उसके 2 साल बाद इसका नाम रख दिया गया, और नाम क्या रखा गया? HIV। HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? HIV। तो ये स्टूडेंट्स है थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1920 में इसका ओरिजिन हुआ, और 1980 में ये पता चला कि ये डिजीज तो एक वायरल डिजीज है। बाद में 1986 में इस वायरस का नाम रखा गया क्या? HIV। अच्छा, HIV का टारगेट सेल कौन सा है? HIV ज्यादातर इन्फेक्ट करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, इनके ये टी लिम्फोसाइट इसका मेन टारगेट है, लेकिन इसके अलावा भी ये सेल को डैमेज कर सकता है। टी लिम्फोसाइट के अलावा, टी लिम्फोसाइट्स हमारे ब्लड के वो कंपोनेंट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स। पहले तो ये बेटे आप लोग सीखें कि टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम, इनके लिम्फ नोड्स में पैदा होते हैं, या लिम्फॉइड मैसेज में, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में पैदा होते हैं, उनको कहते हैं लिम्फोसाइट्स।
ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ये तो हो गए लिम्फोसाइट्स। अब आ जाते हैं, हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की। टी स्टैंड फॉर थाइमस। टी स्टैंड फॉर थाइमस, और थाइमस एक लिम्फेटिक ऑर्गन है जो कि हमारे हार्ट के पास पाया जाता है, और वहां पे ये पैदा होते हैं टी लिम्फोसाइट। इसी वजह से इसका नाम है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें शामिल है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, जो मेन हमारे इम्यूनिटी का हिस्सा है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इसकी पहली टाइप है, और इसकी दूसरी टाइप है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, और तीसरी टाइप इसकी रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स। और चौथी इसकी टाइप है मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स। और एक और इसकी टाइप है सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स। यानी कि ये 4 से 5 डिफरेंट टाइप्स हैं। जो मेजर टाइप्स हैं इसकी 4 हैं: हेल्पर, साइटोटॉक्सिक, रेगुलेटरी और मेमोरी टी लिम्फोसाइट। मेमोरी से है, ये मेमोरी नहीं है। मेमोरी से मतलब ये मेमोरी ग्लैंड से नहीं है, ये मेमोरी से है, मतलब याददाश्त से। और जो 5th टाइप काउंट की जाती है दैट इज सुप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है, दैट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। इसके अलावा एचआईवी का 2 जगह पे और अटैक होता है। एक तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स और दूसरे हैं मैक्रोफेजेस। ये एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट है। मैक्रोफेजेस, इनको हम मोनोसाइट्स कहते हैं। जब तक ये ब्लड में पाए जाते हैं इनको कहते हैं मोनोसाइट्स, और जैसे ही ये ब्लड में से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में चले जाते हैं तो इनको कहते हैं मैक्रोफेजेस। तो स्टूडेंट्स, पहले सेल जिनके ऊपर एचआईवी अटैक करता है वो हो गए हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, और सेकंड हो गए मैक्रोफेजेस, और थर्ड भी हमारा बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो इनसे मुतासर होता है, और वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि cells in the central nervous system can also be infected by HIV। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि 3 तरह के बॉडी के सेल्स हैं जो HIV से मुतासर हो सकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन से सेल हैं जो HIV से मुतासर हो सकते हैं, तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि वो 3 टाइप्स के हैं। पहले हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, दूसरे मैक्रोफेजेस, और तीसरे सेंट्रल नर्व सिस्टम के सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स भी मुतासर हो सकते हैं। तो ये 3 तरह के सेल्स हैं। तो टी लिम्फोसाइट के बारे में मैंने क्लियर किया। लिम्फोसाइट्स हमारे बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो लिम्फ में बनते हैं, लिम्फ नोड्स में बनते हैं, लिम्फेटिक मैस में बनते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में बनते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर टी लिम्फोसाइट कौन से हैं? जो थाइमस बनाता है। टी से थाइमस है जो कि हार्ट के पास एक लिम्फाइड ऑर्गन है, लिम्फाइड मैस है। तो आगे फिर टी लिम्फोसाइट की डिफरेंट मैंने टाइप्स आपके सामने रखी हैं। मैक्रोफेजेस, ये एक्चुअली मोनोसाइट्स होते हैं जो कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और जब तक ये ब्लड में होंगे मोनोसाइट कहलाएंगे। जैसे ही वहां से निकलकर ये हमारे टिश्यू फ्लूइड में चले जाएंगे, ब्लड से निकलकर ये टिश्यू फ्लूइड में चले जाएंगे, जो कि सेल के दरमियान में, सेल के बाहर फ्लूइड पाया जाता है, तो उनको कहेंगे मैक्रोफेजेस। ठीक हो गया? तो ये सेल्स हैं वो जो HIV से मुतासर होते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि एड्स के जो कॉजेटिव एजेंट्स हैं, यानी कि HIV किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। तो ट्रांसमिशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन में क्या होता है कि ये इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ट्रांसमिट होता है। यानी कि ऐसा पेशेंट जिसके अंदर HIV पाया जाता है, अगर उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए तो एक पर्सन से ये दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगा। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर ब्लड को ट्रांसफर किया जाए, ट्रांसफ्यूजन से भी ये ट्रांसमिट हो जाते हैं।
ब्लड को चेक किए बगैर या ब्लड के अंदर फर्क एचआईवी मौजूद है, अगर वो ग्रुप मैच भी कर रहा है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर ब्लड ट्रांसफर किया जाए तो भी ये एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट है कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन कौन सी? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, यानी कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए से भी ये ट्रांसमिट हो जाएंगे। मतलब एक पेशेंट है, उसके साथ को सिरिंज से वैक्सीन बॉडी में इंट्रोड्यूस की है, या कोई और ऐसा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो एक पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया, उसी अगर वो पेशेंट एड्स का पेशेंट है तो उसमें एचआईवी मौजूद थे तो उसमें से ये दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। अगर इंजेक्शन सिरिंज इस्तेमाल की है, वही सिरिंज दूसरे के लिए इस्तेमाल की जा रही है, सर्जिकल कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक पेशेंट के लिए इस्तेमाल किए, वही किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल किए गए, तो एक से दूसरे में ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। ये डिफरेंट काजेस हैं जिनसे या वेज हैं जिसकी वजह से एड्स के जरासीम यानी कि वायरसेस एक पेशेंट से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकते हैं। हम इससे बच कैसे सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स? वी शुड अवॉइड फ्रॉम दीज कॉजेटिव या सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ एचआईवी। वी शुड अवॉइड फ्रॉम sexual contact. We should avoid from blood transfusion without any testing. We should avoid from the using contamination surgical instrument. ठीक हो गया? तो ये जो इंटीमेट का वर्ड है ये एक्चुअली बहुत क्लोज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लोजली कह लें, हिडन कह लें, इस तरह से ये जो क्लोज का वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता है सेक्सुअल इंटीमेट के लिए। तो ये स्टूडेंट्स थे इसके ट्रांसमिशन और इसके आप कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स हम इससे बच कैसे सकते हैं। अब इसकी तरफ आते हैं हम वैक्सीनेशन की तरफ। एड्स की वैक्सीन 2001 में सेंट्रल अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में ही ये अप्लाई की गई और इसको डिस्कवर किया गया, अप्लाई की गई, लेकिन ये इसका कामयाब एक्सपेरिमेंट नहीं हो सका। साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन तैयार की जा सके। एक्चुअली जब वैक्सीन किसी वायरस की तैयार की जाती है तो दो तरीके होते हैं, या तो जो वायरसेस हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ हुई है उसको कमज़ोर कर लिया जाए, उसको डेड कर लिया जाए, हीट कर लिया जाए। जैसे ही उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करें तो वीक होने की वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करने शुरू कर दे। एक तो ये तरीकाकार है, जैसे एक दफ़ा अगर ये एंटीबॉडीज़ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं तो थ्रू लाइफ वो एक्टिव रहती हैं और हमारी बॉडी के ऊपर वही वायरस दोबारा से कभी भी अटैक नहीं कर सकता। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि जो वायरस बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, बॉडी के अंदर से उनके रिसेप्टर्स को ख़त्म कर दिया जाए। मसलन हमारे टी लिम्फोसाइट के ऊपर एचआईवी के रिसेप्टर मौजूद है। हम क्या करें कि बॉडी के अंदर इस तरह के कोई म्यूटेशन लेके आए, चेंज लेके आए कि हमारे सेल के सरफेस से वायरसेस के रिसेप्टर ख़त्म हो जाए। अगर रिसेप्टर ख़त्म हो जाते हैं तो वायरस हमारी बॉडी में दाखिल हो भी जाए तो हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये तरीकाकार है। तीसरा तरीकाकार भी एक मौजूद है कि जो वायरसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय इस तरह से किया जाए कि वायरसेस कि जो बॉडी सरफेस के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन ये तरीका बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है, यानी कि ये नाकामफुल है। क्योंकि ये नाकाम है, उसकी रीज़न ये है कि हम कितने वायरसेस को ऐसे कर सकते हैं। तो लिहाजा ये जो दो पहले तरीक़ेकार हैं वो बिल्कुल सही हैं और ऐसा किया जाता है। लेकिन अभी तक एड्स के बारे में कोई ऐसी अपनी ऐसी वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं की जा सकी जिसकी वजह से इसका प्रॉपर तौर पर इलाज किया जा सके। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने एड्स की डिटेल, मैंने पूरी डिटेल में इसमें आपको मेंशन कर दिया है। आइए हम देखते हैं कि एचआईवी अपना लाइफ साइकिल कैसे मुकम्मल करता है। एचआईवी लाइफ साइकिल मुकम्मल करने के लिए सबसे पहली बात यह कि सेल के ऊपर रिसेप्टर होने चाहिए। फर्ज करें ये आपके सामने एक टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट, या दूसरा इसको हम ले लेते हैं ये मैक्रोफेजेस। तो दोनों सूरतें हो सकती हैं, या तो ये मैक्रोफेज है या ये टी लिम्फोसाइट है। मैं पहले इसको टी लिम्फोसाइट के तौर पर इसको डिस्कस करता हूं।
Suppose that this is a HIV virus. This is a HIV. और इसके सरफेस के ऊपर लगे हुए हैं ये रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर का नाम है ग्लाइकोप्रोटीन्स 120, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और सबसे ज्यादा सेल्स के अंदर सिक्रीशन जिस चीज की होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स ही होते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि ये जो रिसेप्टर्स नजर आ रहे हैं आपको, आपकी बुक पे ये बने हुए हैं, इनको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स 120। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इसका नंबर है 120। दूसरी तरफ ये सेल की डबल लेयर है जिसको हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। एक मैंने लेयर ब्लू में बनाई, एक ब्लैक में। ये एक रेड में नजर आ रहा है आपको रिसेप्टर जिसका नाम है CD4 रिसेप्टर, CD4। इस सेल को भी CD4 कह सकते हैं अगर ये T लिम्फोसाइट है तो। CD4 रिसेप्टर, CD स्टैंड फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोटीन्स। डिफरेंशिएटेड का वर्ड क्यों यूज किया गया? क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, मजमुआ। डिफरेंशिएटेड मीन फंक्शनल, ऐसी प्रोटीन जो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म कर रही हो उनको कहते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोटीन्स। तो ये जो रेड में नजर आ रहे हैं ये CD है। 4 ये डिफरेंट टाइप्स हैं, 1 2 3 4 इवन 8 भी हैं, यानी कि ये वैसे तो पेयर की फॉर्म में चलती है 2 4 8। तो ये CD4। इसके साथ में एक ब्लू कलर का नजर आ रहा है, इसको कहते हैं कोर रिसेप्टर। ये कोर रिसेप्टर है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। CD4 ये अटैचमेंट में हेल्प करेगा, और जो कोर रिसेप्टर होगा वो अट्रैक्ट करता है वायरस को सेल की तरफ। अगर तो ये T लिम्फोसाइट है तो फिर इस कोर रिसेप्टर का नाम होगा CXCR5। C से मुराद है कीमोकाइनिन, कीमोकाइन जो कि प्रोटीन है, और इस प्रोटीन के डिफरेंट टाइप्स हैं। X प्रोटीन है, Y प्रोटीन है, और C फिर आ गया है, आगे इसका मतलब होगा को, और R मतलब रिसेप्टर। आगे इसकी भी डिफरेंट फॉर्म है, R1 R2 R3 R4 R5। तो ये डिफरेंट, यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है वो है काइमोकाइन, X प्रोटीन, को रिसेप्टर। और अगर ये तो था फॉर T लिम्फोसाइट, अगर मैक्रोफेजेस के लिए है तो उसके लिए होता है CCR4। CC काइमोकाइन ये वर्ड है, ये मैं लिख रहा हूं यहां पे, काइमोकाइन कोर रिसेप्टर 4। तो ये इस CD4 का क्या काम है? ये वायरस को अटैच करने में हेल्प करता है, और कोर रिसेप्टर क्या करता है? उसको अट्रैक्ट करता है ताकि वो सेल के अंदर आ जाए। तो जैसे ही ये सेल के पास आया तो सेल के साथ ये फ्यूज हो गया। इसके अंदर जरा गौर करें, ये जो आपको सर्कल नजर आ रहा है, ये एक आप कह सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप नजर आ रही है, ये एक्चुअली इसका कैप्सिड है, ये इसका कैप्सिड है। और जो बाहर नजर आ रहा है आपको, जिसके साथ इसके सेंटर लगे हुए, इसका इनवेलप है। तो जैसे ही सेल के अंदर ये आता है तो ये सेल के साथ फ्यूज हो जाता है, और इसका जो कैप्सिड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इसके ये दोनों RNA सेल के अंदर आ जाते हैं। ये RNA स्ट्रैंड है, 2 RNA स्ट्रैंड है। और ये जो ब्लैक से डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये एंजाइम है। इन एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अच्छा, आपने ट्रांसक्रिप्शन का नाम तो सुना होगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है। और अगर आरएनए को वापस डीएनए में कन्वर्ट करना हो तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये 2 तरह के हो गए प्रोसेस। डीएनए को आरएनए में चेंज कर दिया जाता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, और अगर आरएनए को वापस डीएनए में चेंज किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
डीएनए को आरएनए में चेंज करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन है, उसके लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस्तेमाल होता है। और अगर हम आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस्तेमाल होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये दो अलग अलग से हैं। तो यहाँ पे जो आपको डॉट नजर आ रहा है ये एक्चुअली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो यहाँ से हम फर्ज करेंगे एक आरएनए का स्ट्रैंड ले लेते हैं, दिस इज अ वायरल आरएनए। यहाँ पे ये ब्लैक डॉट नजर आ रहा है, ये एंजाइम है, और यहाँ पे ये ब्लू नजर आ रहा है, ये डीएनए बनना शुरू हो गया, वायरल डीएनए बनना शुरू हो गया। दिस इज अ वायरल डीएनए, वायरल डीएनए। तो ये इसका मतलब क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, आरएनए से डीएनए बनना शुरू हो गया। यहाँ पे गौर करें, इस यहाँ पे ये वायरल आरएनए और ये वायरल डीएनए। तो हम ये कह सकते हैं कि वायरल डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड बन गया। फिर क्या होगा, ये जो आरएनए है ये ज्यादा देर तक बॉडी में साइटोप्लाज्म में स्टे नहीं करता, ये बनने के बाद या प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद ये खत्म हो जाता है, डिजेनरेट हो जाता है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी, रेप्लिकेशन में क्या होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा। तो ये देखिए ये क्या बन गया है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक हो गया, पहले सिंगल स्ट्रैंड था, अब डबल स्ट्रैंड बन गया। अब ये डबल स्ट्रैंड है डीएनए का, ये वायरस का डीएनए बना है। अब ये क्या होगा, ये न्यूक्लियर पोर के जरिए से सेल के अंदर जाएगा, वहां पे पड़ा हुआ है हमारा अपना डीएनए। हमारे डीएनए के साथ जब वायरस का डीएनए मिलेगा तो दोनों के कॉम्बिनेशन को एक नाम देते हैं प्रोवायरस का, प्रोवायरस। ये प्रोवायरस हमारे सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है, वहां पे जाके हमारे सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल में करेगा और फिर डीएनए से फिर आरएनए बनेगा। डीएनए से आरएनए का बनने का प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन से फिर वायरल का आरएनए बना, ये वायरल आरएनए। और जब तक ये डीएनए हमारे सेल के अंदर एग्जिस्ट करता रहेगा, वायरल के आरएनए बनते रहेंगे। यहां से वायरल आरएनए बना, फिर ये वायरल आरएनए बाहर आया, बाहर आके ये मिलेगा किसके साथ, राइबोसोम के साथ। राइबोसोम के साथ मिला, यहां से क्या होगी, ये ट्रांसलेशन होगी। डू यू नो व्हाट इज ट्रांसलेशन? दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन कहलाएगा। अब ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बनना शुरू होगी, वायरस की प्रोटीन बन रही है, वायरस के रिसेप्टर बन रहे हैं। फिर क्या होगा, ये सेल को रप्चर करके बाहर आ जाएगा। ये सेल का कोड सेल के अंदर बन रहा है, ये सेल को रप्चर करके बाहर आ जाएगा। अगर ये टी लिम्फोसाइट है तो सेल जब रप्चर हो जाएगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इससे क्या होगा, आस्ता आस्ता टी लिम्फोसाइट्स तादाद में कम होते चले जाएंगे। सेल तो ये जो यहां से बाहर निकला है, ये बॉडी से बाहर नहीं निकला, सेल से बाहर निकला है। ये सेल को डैमेज करके बाहर आ गया, फिर ये क्या करेगा, नेक्स्ट टी लिम्फोसाइट को डैमेज करेगा। इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा और ग्रेजुअली हमारे टी लिम्फोसाइट्स जो हमारे इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे वो तादाद में कम होते चले जाएंगे और हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा और हमें कोई भी डिजीज आसानी से अटैक कर सकती है। तो ये तरीका हो गया टी लिम्फोसाइट का। और आपकी बुक में ये मेंशन किया उसने, जस्ट ये लिखा है कि टी लिम्फोसाइट्स हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, डिटेल से नहीं लिखा हुआ। तो खैर आपके लिए ये हेल्पफुल है कि इस तरह से ये सेल को डैमेज करेंगे। हाँ, एक बड़ी अहम बात कि जो वायरसेस होते हैं ना, खासतौर पर HIV, ये अपना जो इन्वेलप होता है ये सेल से ड्राइव करते हैं, लेकिन ऑलवेज नहीं। ये बड़ी अहम बात है कि नो डाउट के वो लेते हैं, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं करते। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है वो सेल से ले, लेकिन हो भी नहीं सकती, यानी कि दोनों ही अपना ऑप्शन पाए जाते हैं। ये अपनी प्रोटीन वगैरह, क्योंकि जो होते हैं ना वायरसेस, ये बने ही ज़्यादातर किससे होते हैं, किससे बने होते हैं स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। इनमें फास्फोलिपिड्स बहुत कम पाए जाते हैं, बल्कि इनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं। अगर इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती तो डेफिनेटली इनमें फास्फोलिपिड्स भी होते, इनके अंदर वो प्रोटीन भी होते हैं जो हमारे सेल में पाई जाती हैं।
लिहाजा ये कुछ पोर्शन उसमें से ड्राइव करते हैं, सारा ड्राइवर नहीं करते, ये क्लियर करें। इन केस ऑफ टी लिम्फोसाइट ये सेल को रिप्चर कर देंगे, सेल रप्चर हो जाता है और ये बाहर आ जाते हैं और टी लिम्फोसाइट खत्म हो गया। इन केस ऑफ मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस में थोड़ा सा जो है ना वो प्रोसेस डिफरेंट है। मैक्रोफेजेस के अंदर रिसेप्टर कौन से होंगे, ये CCR4। तो मैक्रोफेजेस के अंदर ये CCR4 ये टी लिम्फोसाइट के लिए है और CXCR5 ये रिसेप्टर्स हैं, कोर रिसेप्टर्स हैं मैक्रोफेजेस के लिए। सपोज दैट मैक्रोफेजेस, ये सेल मैक्रोफेजेस का है, मैक्रोफेज सेल है, तो फिर क्या होगा, फिर सेम प्रोसेस होगा, ये वायरल आरएनए तैयार होंगे, प्रोटीन तैयार होगी, इसके रिसेप्टर तैयार होंगे, यहाँ पे एंजाइम तैयार हुए हैं और ये सब सेल से जब बाहर निकलेंगे तो सेल को रप्चर नहीं करेंगे बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा अपने साथ लेकर बाहर निकल आएंगे। सेल को रप्चर नहीं करेंगे, कुछ हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेंगे, लेयर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर रिसेप्टर वायरस के ही लगे होंगे, तो उसको लेके बाहर निकल आएंगे। तो दोनों सूरतों में सेल के अंदर ही ये अपना मटेरियल तैयार करते हैं। एक में सेल को रैप्चर कर रहे हैं, दूसरे में सेल को रैप्चर नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा सा एक टेक्निकली थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव बहुत है। जहाँ से कहीं आपको समझ न लगे, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करें और दोबारा से सुने और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासर हो। अपना बहुत ख्याल रखें और नॉलेज को शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।